नमस्कार। पन्ने पलटते हाथ सिलसिले के तहत आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई पुस्तकों की चर्चा के दौरान आपसे हमारी मुलाकात हुई और हम ये भी बताते चलें कि इस वक्त हम दिल्ली में रहीम साहब खाना के मकबरे के अहाते में हैं। उनकी बड़ी ही सुंदर प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। ये सब देखने के बाद हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, एक पुस्तक की चर्चा, और ये पुस्तक है सोनभद्र की फूलमती। ये पुस्तक है सोनभद्र की फूलमती और इसके लेखक हैं दुद्धी सोनभद्र के डॉक्टर लवकुश प्रजापति, जो एक समाज सेवी हैं, कुशल डॉक्टर हैं और सामाजिक जीवन में उनका बहुत बड़ा सरोकार है। सामाजिक रिश्ते में वो सबसे आगे हैं। सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो उसकी अनिवार्यता है, उसे निभाने में भी वो आगे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने एक मंच की स्थापना की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच, और इसी मंच के जरिए वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की है उन्होंने। और इसी कार्यक्रम के दूसरे सत्र में, यानी कि जब इस कार्यक्रम का दीनदयाल उपाध्याय मंच का जब दूसरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें माननीय सांसद राज्यसभा राम शकल जी और प्रदेश के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया उस कार्यक्रम में। उसी दौरान इस पुस्तक का विमोचन हुआ और इसकी जो भूमिका लिखी है, बहुत बड़े साहित्यकार, गीतकार, लेखक अजय शेखर जी ने, और इसमें योगदान है हसन सोनभद्री जी का, जो राष्ट्रीय शायर हैं, और साथ में डॉक्टर राम लखन राम जंगली जी, जो कि अपने आप में एक बड़े ही जाने माने कवि, लेखक और विचारक हैं। उनके विचार हैं इसमें भूमिका के स्वरूप में। डॉक्टर साहब ऐसा है कि उनसे पहले ऐसा भी नहीं है कि कोई डॉक्टर हुआ नहीं था, कोई पैसे वाला भी नहीं था, लेकिन जब इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करके गांव में आए और इनके मन में पता नहीं ऐसी कौन सी भावना जगी, एक तो वहाँ की लोकल बोली, लोकल भाषा में लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उनके दुख तकलीफें पूछना और उसके बारे में जानना, लोगों के बीच उनको लोकप्रिय बना दिया। क्योंकि गांव की जो बोली होती है, गांव के शब्द जो होते हैं, उसे समझ पाना हर डॉक्टर के वश की बात नहीं, लेकिन ये जमीन से जुड़े डॉक्टर थे, हर बोली हर भाषा जानने वाले। और हम ये भी बता दें आपको कि जो हमारा क्षेत्र है दुद्धी सोनभद्र, करीब 65-70% वहाँ पर आदिवासी के लोग है, आदिवासी इलाका है, और उनके बीच में ये इस तरह से ये पहचाने जाते हैं डॉक्टर लवकुश प्रजापति कि उनकी बात ही निराली है। उनसे बातें करना, उनके गाने गुनगुनाना, उनके परंपराओं को जानना, उनके संस्कृति, उनके रिवाजों को जानना, ये सब कुछ उनमें समाया हुआ है। और उसी सब का निचोड़ ये पुस्तक है सोनभद्र की फूलमती। नाम तो एक युवक और युवती की कहानी है असल में ये, लेकिन इसी के बहाने जो उन्होंने क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो सामाजिक रिश्ते हैं, जो पर्यावरण है, जो जीव जंतुओं का प्रतीक है, और उसमें सबसे बड़ी बात कि लोगों से जुड़ करके स्थानीय हिस्से को विकसित करना, विकास करना, ये इन्हीं के बूते की बात रही है। जब इन्होंने देखा कि इतनी बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर अस्पताल की, स्वास्थ्य की, तब इन्होंने एक अस्पताल की नींव रखी प्रसाद कुंवर नाम से, और एक हॉस्पिटल की स्थापना की। और लोगों का जुड़ाव ऐसा रहा, इस तरीके से इनका व्यवहार रहा कि वो अस्पताल चलने लग गया। और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ते गए, लोगों से जुड़ते गए, और अब मुख्य मार्ग पर, जो कि मुख्य हाईवे के नाम से है, वहाँ पर इन्होंने अपने एक अस्पताल स्थापित किया। और उसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क भी हैं, शोध भी है, कुछ प्रशिक्षण भी हैं। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे बीच में, डॉक्टरी पेशे के तहत ही
तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ये हुई कि इनकी सामाजिक पकड़ और मजबूत हुई, राजनीतिक रिश्ते और मजबूत हुए और ये आगे बढ़ते गए। इसमें इस पुस्तक में जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, इसमें कई अध्याय हैं और जो इनके अध्याय हैं खास तौर पर करीब 7-8 अध्याय हैं, जिसमें कि लवकुश पार्क की ओर, हिरण के 2 शावक, जल पूजा, नगमतिया के गीत, घातक लज्जा, फूलमती, बघौत पूजा और रामदेई, पलाश के सफेद फूल, गौड़ों की वंशावली, गढ़ और बाना, ये इनमें अध्याय हैं। और पहले अध्याय में ही सभी अध्यायों का एक परिचय आपको मिल जाता है इसमें, जिससे कि दूसरे अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तब ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो नया कुछ आपके लिए कहने जा रहे हैं। नया कुछ है, हाँ जानकारी नई नई बातें हैं, लेकिन उसका संदर्भ आपको पहले अध्याय में ही मिल जाएगा, जो कि दूसरा अध्याय आप खोलेंगे। इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए ये हैं और बड़ी ही जो एक आदिवासी बना स्थिति है, जो आदिम जीवन की जो उनकी प्रक्रिया है, उनके संस्कार हैं, उनके तंत्र मंत्र हैं, इन सब को उन्होंने एक मानवीय पृष्ठभूमि पर उकेरने की कोशिश की है। और हाँ, उसमें उन्होंने वैज्ञानिकता को कभी भुलाया नहीं है, उसकी भी इसमें एक स्थापित करने की कोशिश है। वो उससे अलग नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, जो सामने दिखता है, जो सामने लोगों ने किया है, उसका वर्णन उन्होंने भरपूर तरीके से किया है। जैसे लवकुश पार्क की ओर, एक तरीके से ये इन्हीं की भूमि रही थी वो, और वहाँ पर कई बीघे में, कई एकड़ में एक वृक्षारोपण किया, जो एक तरीके से बोटेनिकल गार्डन कह सकते हैं आप। इस पार्क में मंदिर भी हैं, कई तरह के मनोरंजन के साधन भी हैं घूमने फिरने के, और पिकनिक जलसा के उसमें स्थान भी हैं, और एक छोटी सी लौवा नदी वहाँ पर बहती है, उसको इन्होंने थोड़ा सा घेर करके और पानी इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिससे कि उसकी रमणीयता बनी रहे, देखने में अच्छा लगे। इस तरीके से लवकुश पार्क की स्थापना इन्होंने की। हिरण के 2 शावक के बहाने इन्होंने एक जंगली जीव जंतुओं के प्रति जो मोह है उसे दिखाने की कोशिश की है। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रशासन से डर और एक जो रीति रिवाज उनके हैं, इसके जरिए वो अनुशासित होते हैं, और इसी अनुशासन की वजह से वो कई संस्कारों को उन्हें मानना पड़ता है, और ये संस्कार ही उन्हें अनुशासित करते हैं, और एकजुटता भी उनमें इसी के वजह से पाई जाती है। हिरण के 2 शावक जिस दंपति को मिलते हैं, अब उनमें ये डर है कि कहीं प्रशासन ने देख लिया, कहीं पकड़ लिया तो हमें जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना हो जाएगा, इसके बारे में वो डरते भी हैं। लेकिन डरते डरते डॉक्टर साहब तक ये बात पहुंचती है, और डॉक्टर साहब ने जा करके रेंज ऑफिस में ये बात कहती है, वहाँ के अधिकारियों से कहते हैं, और इसका निराकरण वो बड़े ही सामान्य तरीके से करा देते हैं। जल पूजा में वो एक तालाब का निर्माण कराते हैं अपने लवकुश पार्क के पास ही, और उसमें पानी भर जाता है, और वहीं पर एक दुर्घटना होती है। एक अधिकारी डूबते डूबते बचे उसमें, जिससे कि वो जब उनसे पूछा गया कि आपने लोगों को, आसपास के लोगों को बताया क्यों नहीं, तब उन्होंने कहा कि लज्जावश नहीं बताया। तो ये घातक लज्जा उन्होंने नाम से इस कहानी को करने की कोशिश की है। और नगमतिया के गीत, ये आप तो जानते ही हैं कि जहाँ पर आदिवासी जनजीवन है, वहाँ पर कई तरह के पारंपरिक तरीके से तंत्र मंत्र का चलन भी है। तो जब उधर से सर्पदंश की घटना हो जाती है, सांप काट लेता है किसी को, तो वो पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, उसका कोई इलाज नहीं करते थे, वो तंत्र मंत्र के जरिए ही उसे झाड़ फूक करके वो ठीक कर लेते थे, और ठीक हो भी जाते थे। शायद इसलिए कि सारे सांप तो जहरीले होते नहीं, कभी कभी दुर्घटना घट भी जाती थी। तो शायद इसी वजह से वो अपने तंत्र मंत्र के जरिए, जब विष का उतना फैलाव नहीं होता था, उतना असर नहीं होता था, मरीज ठीक हो जाता था, तो उन्हें शायद इसी बात से यकीन हो जाती होगी कि शायद हमारे तंत्र मंत्र से ही ये सर्प का जो विष है उतर गया। इसके बाद वो अपनी पूजा पाठ करते थे।